नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंचे हैं। 23 साल के बाद ऐसा मौका आया है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री साइप्रस पहुंचा हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला विदेशी दौरा है। साइप्रस दुनिया के नक्शे में बहुत छोटा सा देश है। साइप्रस का पड़ोसी मुल्क टर्की है। मोदी के इस दौरे का सबसे ज्यादा इंपैक्ट भी टर्की और पाकिस्तान पर ही पड़ने वाला है। आज टर्की की सबसे दुखती नस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दबा दी। आज पाकिस्तान में भी सड़क से संसद तक डर का माहौल बन चुका है। पाकिस्तानी सांसद ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर नया हमला होने वाला है। पाकिस्तानी जनता भी यही कह रही है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू हो चुका है। इस बार पाकिस्तान को हिंदुस्तान के दोस्तों से डर लगने लगा है। पाकिस्तान में आज रथ जगा होगा। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए सब कुछ। इजरायल ने ईरान पर हमला किया, पाकिस्तान डरने लगा। ईरान पर जितने बम गिर रहे हैं, पाकिस्तान उतना चिल्ला रहा है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला, पाकिस्तान को एटम बम का डर क्यों लगा? क्या ईरान के बाद इजरायल का अगला टारगेट पाकिस्तान है? पहली हेडलाइन देखिए, दूसरी हेडलाइन देखिए, तीसरी हेडलाइन देखिए, चौथी हेडलाइन देखिए। ये सारी हेडलाइन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया की हैं। जब से ईरान पर हमला हुआ है, पाकिस्तान कांप रहा है। पाकिस्तान और ईरान के बीच 900 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। बॉर्डर के इस पार बलूचिस्तान है, उस पार ईरान है। जब इजरायल ने ईरान पर 200 फाइटर जेट्स और मिसाइल से हमला किया तो वो बम पाकिस्तानी बॉर्डर के 500 किलोमीटर दूर तक गिरे। यानी अगर इजरायल को पाकिस्तान पर हमला करना होगा तो मिसाइल का टारगेट कुछ 100 किलोमीटर और बढ़ाना होगा। इजरायल क्या कर सकता है, कितने खतरनाक तरीके से कर सकता है, यह हमास के खिलाफ दुनिया ने देखा, हिजबुल्लाह के खिलाफ दुनिया ने देखा, अब ईरान की धरती पर दुनिया देख रही है। इजरायल जो बोलता है वो पूरा जरूर करता है। पाकिस्तान में इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान जबरदस्त वायरल हो रहा है। पाकिस्तान के हर एक मोबाइल में इस वीडियो को देखा जा रहा है। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भेजा जा रहा है, टीवी हो या फिर लैपटॉप। पाकिस्तान में इस वीडियो ने तहलका मचा दिया है। बेंजामिन का यह बयान पुराना है, लेकिन पाकिस्तान के अभी के हालातों से एकदम मैच खाता है। पाकिस्तान में आतंकी समर्थक सरकार है, आतंकियों के साथ मंच साझा करते हैं। आतंकी अड्डों को बनाने के लिए पाकिस्तानी सरकार करोड़ों रुपए देती है। आतंकियों के जनाजे में मुनीर सेना शामिल होती है। आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहनता है, लेकिन बातें कट्टर आतंकी सोच वाली करता है। पाकिस्तान में सरकार से लेकर सेना तक हर जगह पर आतंकी समर्थक बैठे हुए हैं और अब उनकी पहुंच एटम बम तक भी जा सकती है। किराना हिल्स पर ब्रह्मोस अटैक के बाद से पाकिस्तान की एटॉमिक धमकी वाला टेप बंद है। न्यूक्लियर वाली टोन और वॉल्यूम एकदम ऑफ हो गई है और अब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम वाले अड्डों पर इजरायल ने चुन चुन कर हमला किया है। क्या इजरायल का अगला मिशन पाकिस्तान होगा?
एक बात पूरी दुनिया समझ चुकी है, जो बात इजराइल कहता है, चाहे 5 साल पहले बोली है या 7 साल पहले ऐलान किया हो, उसको पूरा जरूर करता है। इजराइल ने कहा कि वो हमास को खत्म कर देगा, नतीजा हमास का नेटवर्क, अड्डे सब तबाह। इजराइल ने कहा था कि वो हिजबुल्लाह को बर्बाद कर देगा, नतीजा हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मार डाला। इजराइल ने कहा था कि ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देंगे, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और साइंटिस्ट को खत्म कर दिया। इजराइल ने कहा था कि पाकिस्तान के एटम बम आतंकी के पास नहीं जाने देगा। अब अगला नतीजा आने वाला है। पाकिस्तान में एक थ्योरी खूब चल रही है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए इजराइल इंडिया के साथ हमला करने वाला था। पाकिस्तान के एक तरफ हिंदुस्तान है, दूसरी तरफ ईरान है, तीसरी तरफ अफगानिस्तान है। पाकिस्तान को डर लग रहा है कि ईरान के बॉर्डर से इजराइल हमला करेगा, इधर से हिंदुस्तान हमला करेगा, अफगानिस्तान भी मदद नहीं करेगा। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती पूरी दुनिया में फेमस है। इंडिया पर कुछ होता है तो तुरंत इजराइल खड़ा हो जाता है, इजराइल में कुछ होता है तो इंडिया सबसे पहले साथ देने पहुंच जाता है। ईरान पर स्ट्राइक के बाद जैसे ही नेतन्याहू ने मोदी को फोन किया, वैसे ही पाकिस्तान में खतरे की घंटी बजने लगी। ऐसा नहीं है, इजराइल के हमले का डर सिर्फ पाकिस्तानी सड़क तक मौजूद है, बल्कि पाकिस्तानी संसद तक ये खौफ महसूस किया जा रहा है। ये पाकिस्तानी विपक्ष के बड़े नेता अहमद कैसर हैं। 2022 तक पाकिस्तानी संसद के स्पीकर थे। पाकिस्तान अब इस्लामिक काउंसिल बुलाना चाहता है, सारे मुस्लिम देशों की सबसे बड़ी बैठक करना चाहता है। इस्लामिक काउंसिल में 51 मुस्लिम देश शामिल हैं। पाकिस्तान, इजराइल, ईरान जंग को धर्म युद्ध बनाना चाहता है। पाकिस्तान हर जगह पर मजहब को बीच में ले आता है। पाकिस्तान की नींव इस्लाम के नाम पर रखी गई थी और पाकिस्तान आज तक इसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान भी जानता है कि इजराइल के बीच में कोई इस्लामिक मुल्क नहीं आएगा। इजराइल और ईरान के बीच दुनिया के नक्शे में सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इराक और सऊदी अरब आता है। इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया तो उसके फाइटर जेट्स या तो लेबनान, सीरिया के रास्ते हमला करने गए होंगे, या जॉर्डन, इराक के रास्ते, या फिर सऊदी, कुवैत के रास्ते। हर रास्ते पर उन्हें इस्लामिक मुल्क जरूर मिले होंगे, लेकिन किसी भी इस्लामिक मुल्क ने एक भी इजरायली फाइटर जेट्स पर ना हमला किया, ना उनको रोका। ऐसा नहीं है, ईरान और पाकिस्तान भाई भाई हैं, एक दूसरे के लिए खून बहाने और गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं। बल्कि कुछ महीने पहले ईरान और पाकिस्तान में लड़ाई हुई थी, दोनों एक दूसरे की जमीन पर हमला कर रहे थे। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि ईरान के बाद अगला हमला पाकिस्तान पर होगा। पाकिस्तान और इजराइल में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है एयर पावर का। पाकिस्तान अगर पूरा जोर लगा दे तो भी उसका कोई भी मिसाइल या प्लेन इजराइल तक नहीं पहुंच सकते। इजराइल और पाकिस्तान के बीच दूरी 3283 किलोमीटर की है। पाकिस्तान की जो सबसे लंबी दूरी की मिसाइल शाहीन 3 है, इसकी रेंज 2750 किलोमीटर की है। यानी अगर पाकिस्तान इसको इजराइल पर लॉन्च करता है तो यह मिसाइल इजराइल से पहले ही जॉर्डन या इराक में कहीं गिर जाएगी। पाकिस्तान जितना चाहे जोर लगा ले, वो इजराइल तक नहीं पहुंच पाएगा। बहुत कम लोगों को पता है कि पाकिस्तान पर लंबी दूरी की मिसाइल बनाने पर बैन लगा है। यह बैन अमेरिका ने लगा रखा है। पाकिस्तान इजराइल तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन इजरायली मिसाइल पाकिस्तान के कोने कोने पर हमला कर सकती है। यह इजराइल की जेरिको सीरीज की मिसाइल है। यह इजराइल की सबसे घातक, सबसे एडवांस मिसाइल है। जेरिको 2 की रेंज 4500 से 7800 किलोमीटर है। जेरिको 3 की रेंज 11500 किलोमीटर तक है। यह ईरान में इजरायली मिसाइल के हमले का वीडियो है। देखिए, एक इमारत की सिर्फ एक खिड़की पर ब्लास्ट हुआ है, यहीं से मिसाइल अंदर गई थी और ईरान में बड़े टारगेट को खत्म कर दिया।
इजरायल की सबसे बड़ी ताकत उसकी टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस है। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद इतना पावरफुल है, उसके पास इतनी सटीक जानकारी होती है कौन आतंकी कहां छिपा है, किस आतंकी ने कहां पर कौन सा हथियार, कौन सा बम छिपा रखा है, सब कुछ पता होता है। जैसे बेरूत में हसन नसरल्ला एक हॉस्पिटल के नीचे छिपा था, अंडरग्राउंड बंकर सिस्टम खड़ा कर दिया था। इस बिल के बाहर हसन नसरल्ला नहीं आता था ताकि इजरायल की मिसाइल से बचा रहे, लेकिन इजरायल ने जमीन के अंदर हमला करके उसको मार गिराया। पाकिस्तान की दुश्मन लिस्ट में सबसे ऊपर हिंदुस्तान है, फिर दूसरे नंबर पर इजरायल है और उसको डर है कि अब दोनों एक साथ आएंगे। क्या यही वजह है कि बिना बुलाए पाकिस्तानी फील्ड मार्शल अमेरिका जा पहुंचे? आसिम मुनीर को लगा था कि वो अमेरिका जाएंगे तो उनका शाही स्वागत होगा, उनके सम्मान में तोपें चलेंगी, अमेरिकी अखबारों के फ्रंट पेज पर फोटो के साथ हेडलाइन आएगी और वो ट्रंप से कहेंगे इजरायल और इंडिया को समझा दो। ट्रंप तुरंत हां बोल देंगे। मुनीर के हसीन सपने अमेरिका में लैंड करते ही टूट गए। हिंदुस्तान के दोस्त से पाकिस्तान डर रहा है और पाकिस्तान के दोस्तों का भी डरने का टाइम शुरू हो गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने यह नया दांव चला है जिससे सबसे ज्यादा दर्द पाकिस्तान के आका तुर्की को लगेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा साइप्रस है। ये साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस हैं, जो मोदी को रिसीव करने खुद एयरपोर्ट आए। साइप्रस दुनिया के नक्शे में बहुत छोटा सा देश है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ। इसके एक साथ तुर्की है और यहां पर ही विवाद है। साइप्रस का तुर्की से पिछले 50 साल से विवाद चल रहा है। तुर्की ने 1974 में साइप्रस के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था और अब भारत साइप्रस के रिश्तों में नया दौर शुरू हो गया है। भारत और साइप्रस के बीच में डिफेंस डील भी हो रही है। इंडिया साइप्रस को हथियार देगा। जाहिर है पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल किया था। तुर्की ने भी खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। अब तुर्की फंस गया है। पाकिस्तान के एक तरफ इजरायल ईरान पर हमला कर रहा है, मुनीर को इजरायल का डर सता रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के दोस्तों की घेराबंदी शुरू हो गई है। राजा मर्डर मिस्ट्री को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सोनम और राज दोनों ने अपनी मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 4 बार प्लानिंग की थी। एक प्लान के चलते सोनम को खुद को मरना था, दूसरे प्लान में सोनम जैसी दिखने वाली किसी और औरत को मारना था, तीसरी प्लानिंग में राजा को गुवाहाटी में ही मार देना था। तीनों ही साजिशें लेकिन पहले फेल हो गई और चौथे प्लान में सोनम ने खुद सारी जिम्मेदारी ली और राजा को मार डाला गया। मारने की नहीं, बच निकलने की भी राज और सोनम ने पूरी प्लानिंग कर ली थी। राजा मर्डर केस को लेकर जो नई बातें सामने आई हैं, जो नई बातें पता चली हैं, आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। सोनम को राज चाहिए था किसी भी कीमत पर। राज को सोनम चाहिए थी किसी भी कीमत पर। सोनम राज के रास्ते में जो भी आता वो मारा जाता। बीच में राजा आ गया, इसीलिए राजा मारा गया। The mastermind is Raj. Sonam is a partner out here. दिमाग हिल जाएगा, होश उड़ जाएंगे, मोहब्बत शब्द से नफरत हो जाएगी आपको। क्या ऐसी होती है मोहब्बत? क्या ऐसी होती है दीवानगी? क्या कोई प्यार को पाने के लिए इस हद तक जा सकता है कि किसी को काट डाले, किसी को मार डाले, किसी को खाई में फेंक दे? लेकिन राज और सोनम, इन दोनों दरिंदों ने ऐसा ही किया है। एक दूसरे को पाने के लिए एक बार नहीं, राज और सोनम ने 4 बार खतरनाक प्लान बनाया। 3 प्लान कामयाब नहीं हो पाए तो चौथे प्लान में राजा को फंसाकर मौत के घाट उतार दिया। राज ने एक बात अपने जेहन में बैठा ली थी कि सोनम उसकी नहीं तो किसी और की नहीं हो सकती। राज के प्यार में पागल सोनम ने भी तय कर लिया था, राज के बिना वो भी रह नहीं सकती। कोई मारे न मारे, कोई मारने वाला मिले न मिले, सोनम ने ठान लिया था राजा को अकेले मारेगी, लेकिन मारेगी जरूर। जैसे ही राज और सोनम की शादी की तारीख तय हुई, राज और सोनम ने कैसे एक होना है, कैसे शादी करनी है, कैसे रास्तों के कांटों को हटाना है, सब पर प्लान के साथ काम शुरू कर दिया, जिसका स्क्रिप्ट राइटर था राज और डायरेक्टर थी सोनम।
राज प्लान बनाता, सोनम एग्जीक्यूट करती। पहला प्लान इसी साल इंदौर में फरवरी में बनाया। पहले प्लान के मुताबिक राज ने सोनम से कहा, तुम्हें कुछ दिनों के लिए गायब होना होगा। जब कई दिनों तक सोनम नहीं मिलेगी, तब ये कहानी फैला दी जाएगी कि सोनम हादसे का शिकार हो गई, नदी में बह गई। तब तक सोनम नई पहचान के साथ दूसरी जगह पर रहेगी। कुछ दिन बाद जब सब भूल जाएंगे, तब राज और सोनम नई पहचान के साथ शादी कर लेंगे। लेकिन ये प्लान कामयाब नहीं हो पाया। Right from the month of February in Indore, they had thought of ways where Sonam would disappear, and probably after disappearing, one instance was make her get washed by a river. नाजायज रिश्ते कभी जायज सोच ही नहीं सकते। एक प्लान फ्लॉप हुआ तो राज ने सोनम के साथ मिलकर एक दूसरा नया प्लान बनाया जो बेहद खतरनाक था। दूसरे प्लान के मुताबिक राज और सोनम के उम्र की ही किसी महिला का मर्डर कर देते, फिर उसे सोनम के स्कूटी के साथ जला देते, जिसे सोनम की लाश बताया जाता। तब तक सोनम कुछ दिनों के लिए गायब हो जाती। बाद में राज और सोनम मिल जाते। लेकिन इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में पकड़े जाने का डर था, इसीलिए राज और सोनम ने इस प्लान को भी छोड़ दिया। Another instance was murder somebody, put her in her scooty, burn that person's body, claim that it is Sonam's. But all these things didn't fructify. दोनों तड़प रहे थे, दोनों का कोई प्लान कामयाब नहीं हो पा रहा था। इस बीच सोनम और राजा की शादी तय हो गई। दोनों के बीच राजा आ गया। इसके बाद राज और सोनम के दिमाग में विधवा वाला प्लान आया। सोनम और राजा ने आपस में बात की, राजा को मार देंगे, वो विधवा हो जाएगी, तब घर वाले आसानी से राज और सोनम की शादी करा देंगे। लेकिन ये तभी होगा जब राजा की मौत होगी। सोनम ने राजा के साथ हनीमून का प्लान बनाया, वो भी इतनी दूर जहां उन तक पहुंच पाना आसान नहीं होगा। राज और सोनम ने मिलकर राजा को हनीमून के वक्त ही मारने का प्लान बनाया। इसके लिए राज ने अपने दोस्त आकाश, विशाल और आनंद कुर्मी की मदद ली। तीनों को गुवाहाटी बुलाया। तीनों ने दाव हथियार खरीदा। तीसरे प्लान में राजा को गुवाहाटी में ही कहीं मार देना था, लेकिन पकड़े जाने के डर से ये प्लान भी कामयाब नहीं हो पाया। So when Raja and Sonam got married and they came for darshan to Kamakhya, so the other group also had come here. In fact, the three people had come much before, a few days before, on the 19th, and they had plans actually to eliminate Raja somewhere in Guwahati. राज का हर प्लान फेल हो रहा था। इसके बाद खुद सोनम ने राजा को हटाने का जिम्मा लिया। सोनम ने शिलांग के सोहरा जाने का प्लान तैयार किया। सोहरा वो जगह है जो लोगों से अनजान थी, सुनसान थी। उसने प्लान बनाया कि इसी जगह पर वो राजा को लेकर आएगी, तब सब मिलकर राजा का मर्डर कर देंगे। 23 मई को नोंगरियाट में मिलने के बाद वैसा डोंग फॉल्स पर दोपहर 2 बजे से 2:18 के बीच पार्किंग एरिया में विशाल, आकाश और आनंद ने पकड़कर डाव से राजा को काट दिया। राजा जब गिर गया तो सोनम के साथ मिलकर उसकी लाश को खाई में फेंक दिया गया। Sonam made the plan actually to come to Shillong and Sora, and that's how this thing panned out, whereby they met in Nongriyat, and from Nongriyat came out together, and on their way to Vaisaudong, Raja, while all of them were there inside the parking lot, two of the assailants had, all three in fact, one by one, they had hacked him, and she was there and the body was thrown. इंडिया टीवी इस वक्त
उस जगह पर पहुंच चुका है जहां राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई। ये जगह है सोहरा का वाई सिडोंग के 2 नंबर पार्किंग पॉइंट, और इसी जगह पर पिछले महीने के 23 तारीख को राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई सोनम और उनके साथ साथ और 3 साथियों के द्वारा। ये जो जगह है, ये जगह दिखाने की कोशिश करूंगा। ये अमूमन खाली जगह है, ये अब काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड प्लेस है, और जैसे कि पुलिस ने भी बताया है कि ये जगह पिछले 2 साल से लगभग बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ का 2 गाँव में पार्किंग को लेके बवाल मचा हुआ था, और इसीलिए ये जगह पे ज़्यादा लोग यहाँ पर आते नहीं है, और अमूमन खाली जगह है, और इस जगह से सीधा खाई नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। और तो 23 तारीख को सोनम अपने पति राजा रघुवंशी को इस जगह पर लेके आए, और पहले से यहाँ पर 3 लोग जो है यानी कि आनंद, विशाल और आकाश यहाँ पर मौजूद थे, और वो जब टॉयलेट करने के बाद राजा वापस आ रहा था तभी उन पे वार किया गया, लगातार वार किया गया। उसके बाद जब उनकी मौत निश्चित हो गया, उसके बाद इसी जगह से खाई से उनको धकेला गया, और सोनम भी जिसमें साथ दिया। अब सवाल है कि सोनम ने राजा को क्यों मारा? क्या इसके पीछे सिर्फ राज से अंधी मोहब्बत थी या कुछ और? मेघालय पुलिस ने अपनी जांच में एक बात तो साफ कर दी है, इस पूरे मर्डर के पीछे सिर्फ और सिर्फ राज और सोनम का नाजायज रिश्ता है, और दोनों ने एक होने के लिए ही 3 बार साजिश की, लेकिन कामयाब चौथी साजिश हो पाई। इस बीच राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने बलि और तंत्र क्रिया का जिक्र कर राजा मर्डर को एक नया एंगल दे दिया है। सचिन रघुवंशी का दावा है कि सोनम ने राजा मर्डर के बाद घर वालों की नजर में खुद को सही साबित करने के लिए ये प्लान बनाया था। लेकिन मारा क्यों? पहले शब्द मेरा वो है कि मारा क्यों, उसको पूछा जाए कि मार के एक्सेप्ट करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मारा क्यों, किस कारण, क्या थी, ते मांग क्या थी? तो बलि देना था कि क्या करना है? जो तांत्रिक की बातें आ रही है, बलि देना था कि बलि देके आज उसके पिताजी को बचाना था उसको, ये हो सकता है। क्या फादर डे है तो मेरे हिसाब से फादर डे पे उस लड़की से पूछता हूँ कि उसको क्यों मारा, ये मुझे मालूम पड़े। तो आपके मन में ये आ रहा है कि चूंकि पापा हार्ट पेशेंट थे तो बलि देकर इस तरीके की बात तंत्र तो वही आज फादर डे है गया, तो मैं उस लड़की से पूछना चाहता हूँ कि क्यों मारा है? आप आज 60 साल के बुजुर्ग को बचाने के लिए तो 30 साल की लड़की की बलि ली है या नहीं ली है वो जो पता नहीं, लेकिन क्यों शब्द जो है ना वो सब बहुत संदेह का पति है। जी कि क्यों मारा उसको, ये सब पूछा जाए। राजा मर्डर के बाद हर रोज नई नई कहानी आ रही है, लेकिन सच राज और सोनम ही जानते हैं, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे तो ये साफ लग रहा है कि सोनम और राज में रिश्ता बेहद गहरा था, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें साफ साफ कर रही हैं। सोनम और राज की दोस्ती देवास नाके पर सोनम के भाई गोविंद के कारखाने से शुरू हुई थी। करीब 3 साल पहले राज कुशवाहा ने गोविंद के कारखाने में काम करना शुरू किया। इसी दौरान दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन गया। ये वही गोदाम है, वही कारखाना है सोनम रघुवंशी के भाई और पिता का, जिसमें सोनम रघुवंशी काम करती थी। ये लासुरिया इलाके में देवास नाके के पास ये श्री बालाजी एक्सटीरियो नाम से वो कारखाना है जहां पर सोनम पूरा जो मैनेजमेंट है वो संभालती थी, और राज कुशवाहा जो है वो यहीं पर बिलिंग का काम करता था। दरअसल ये प्लाईवुड का और लैमिनेटेड जो वुड है उसका कारखाना है। ये राज जो लड़का था इसको भी आपने देखा है? हाँ, राज को देखा ना, वो यहीं बिलिंग का ही काम संभालता था। बिलिंग का काम संभालता था, जो बाकी बिलिंग के अलावा भी जो छोटे मोटे काम होते, छोटे मोटे काम है वो भी करता ही था यहीं पे। तो तकरीबन 3 साल पहले आया यहाँ पे। अब ये तो पता नहीं कितने साल पहले इनके यहाँ पे आया है, लेकिन जब से ये गोडाउन में यहाँ आए करीबन 2-2.5 साल हो गए इस गोडाउन को, तब से राज कंटिन्यू यहाँ ही रहा है। तो किस तरीके का दिखाई देता था वो? दिखने में बिल्कुल साधारण सिंपल दिखता था, दिखने में लगता ही नहीं था कि वो ऐसा कुछ कांड करेगा, क्योंकि हम मिलना जुलना होते ही था हमारा भी उससे। दिन भर मतलब वो लहजे से ही बात करता था, भैया भैया करके। मतलब दिखने में नहीं लगता था कि इतना बड़ा कांड करेगा, उसके अंदर क्या छुपा था। पर हम खुद सोचते हैं सारी चीजें देख के। एक नाजायज मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सोनम और राज ने बेकसूर राजा की हत्या कर दी। राज और सोनम ने मर्डर के बाद बचने का पूरा प्लान बना रखा था। सोचा था इंदौर से 2000 किलोमीटर दूर शिलांग में राजा को मारकर बच जाएंगे, लेकिन वो भूल गए जुर्म कितना भी बड़ा हो सुराग छोड़ ही जाता है।
मेघालय पुलिस ने बताया है कि राजा फोन से सोनम और तीनों कातिलों को बचने का पूरा रूट समझा रहा था। सबसे पहला सबूत आला कत्ल को मिटाना था। दूसरा सबूत जिन कपड़ों में राजा के खून के छींटे थे उसे हटाना था। सोनम के रेन कोट पर ब्लड स्पॉट लगा था। सोनम ने उसे आकाश को दे दिया। चारों आरोपी किराए की स्कूटी और बाइक से वहां से निकल गए और रास्ते में डाब और रेन कोट को फेंक दिया। Thereafter, this happened about between 2 to 2:18. At about 2:18, they left that place. The raincoat which Sonam was wearing, she had given it to Akash, who had thrown his shirt, which had a blood spurt. Akash, in fact, one of the scooties was driven by Sonam when they left Waisaudam, and when they reached AV Point, Akash got down in AV Point to throw the raincoat which was given by Sonam because it was blood stained. I think a few days back when we recovered, we were not very sure whether it was stained by blood or some other material, but now we have confirmed that yes, it is blood, and we'll be sending that for forensic. Thereafter, Akash took over this, the scooty, and Sonam became the pillion rider. Anand Kurmi drove the bike which Raja and Sonam had hired and left it in Saura Rim. राज और सोनम समेत तीनों कातिल फोन पर कनेक्ट थे। जैसा राज कहता वैसा सोनम सबको इंडिकेट करती। राजा मर्डर को लूटपाट की शक्ल देना था और सोनम के किडनैप की कहानी बनाकर उसे बचाना था। इसकी प्लानिंग राज ने पहले से ही कर रखी थी। सोनम पहचानी न जा सके, इसके लिए किराए की ली गई स्कूटी और बाइक को पहले जमा किया गया, फिर प्राइवेट टैक्सी हायर कर चारों गुवाहाटी चले गए। विशाल ने पहचान छिपाने के लिए सोनम को बुर्का पहनने को दिया। राज ने इंदौर से ही विशाल को बुर्का खरीद कर दिया था। गुवाहाटी से ये सब बस से पटना गए, पटना से आरा, आरा से लखनऊ, लखनऊ से स्लीपर बस पकड़कर सोनम इंदौर निकल गई। She boarded a taxi, and Vicky, who's Vishal Chauhan, had given her a burqa which Raj had given it to her, had given to him. She wore this burqa, came to Police Bazaar, took tourist taxi down to Guwahati, and in Guwahati she went to Lokra ISBT. ISBT boarded a bus to Siliguri. Siliguri changed bus. She went to Patna. From Patna took a train or from Patna she took, I think, a bus to Ara, from Ara, and from Ara she took a train to Lucknow. Lucknow she took a bus to Indore.